हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 12th हलवा से विद्या विहार। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन ऑन पाई प्लॉट। पाई प्लॉट मॉड्यूल है और ये किस लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है जिसके अंदर पाई प्लॉट एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम अलग अलग टाइप के ग्राफ या चार्ट प्लॉट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने प्लॉट फंक्शन यूज़ किया था प्रीवियस वीडियो में टू प्लॉट ए लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ, यू कैन से इस तरह का कोई भी लाइन चार्ट, उसके लिए हमने प्लॉट फंक्शन यूज़ किया था। पाई फंक्शन होता है एक पाई चार्ट बनाने के लिए, जैसे इस तरह का पाई चार्ट होता है, ठीक है। आपका बार फंक्शन होता है एक, वो जैसे बार फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है आपका एक बार चार्ट या आप हिस्टोग्राम बोल सकते हैं। इस तरह का कोई चार्ट प्लॉट करने के लिए एक शो फंक्शन होता है टू डिस्प्ले द फंक्शन दैट यू डिस्प्ले द चार्ट और ग्राफ दैट यू हैव प्लॉटेड। एक एक्स लेबल फंक्शन होता है, एक वाई लेबल फंक्शन होता है, टाइटल फंक्शन है। ये सारे फंक्शंस हैं, ये पाई प्लॉट मॉड्यूल के अंदर हैं जो आप अलग अलग काम करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये फंक्शन है, ये लाइन चार्ट के लिए ये पाई चार्ट के लिए, ये आपका बार चार्ट के लिए, ये जो भी आपने प्लॉट किया है उसे शो करने के लिए, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई लेबल देने के लिए, ये वर्टिकल एक्सिस पे लेबल देने के लिए। जैसे ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर लेबल, यानी जैसे मान लो ये आपका ईयर्स है या ये आपका है प्रोग्रेस है या यहाँ पे ईयर्स है या टाइम है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई लेबल देना है उसके लिए एक्स लेबल, वर्टिकल एक्सिस पे लेबल देना है उसके लिए वाई लेबल आपका फंक्शन है। टाइटल, जो पूरा चार्ट या ग्राफ का टाइटल होता है उसके लिए टाइटल फंक्शन है। अलग अलग फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन, इनमें से कोई भी फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि ये मॉड्यूल कहाँ पे है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में है, तो आपको ये पूरी लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इसको कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। ये मॉड्यूल आपने इंपोर्ट कर लिया, चाहो तो ये क्या हुआ, ये पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। इस मॉड्यूल में जितने भी डिफाइंड फंक्शन है, नाउ यू कैन यूज देम एज, अगर आपको वो अब यूज़ करने पड़ेंगे। मान लो मुझे प्लॉट यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगी, पहले पूरा ये सारा क्या होता है एज आपका प्रीफिक्स यूज़ होता है, जैसे मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट डॉट प्लॉट, ये फंक्शन एक्स और वाई, मैंने एक्स और वाई मान लो पहले डिफाइन कर रखे। तो इस तरह से आपको ये पूरा एज ए प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा यूज़ करने के बजाय आप इसको एज पी ऐसे भी ले सकते हैं कि इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पी। सो दिस इंटायर फ्रॉम दिस लाइब्रेरी दिस मॉड्यूल विल बी इम्पोर्टेड एज पी। इसका निक नेम या अलाइस आ गया पी। अब आप इसको इसकी बजाय आप पी डॉट प्लॉट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस कैन बी रिप्लेस्ड विद पी, ठीक है। ये शॉर्ट पड़ता है इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले आता है कि ये हम इसके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि एक लाइन चार्ट है वो किस तरह से आप प्लॉट करते हैं, एक्स लेबल वाई लेबल कैसे लगाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आपको पता होगा बेटा, आपने इससे पहले चार्ट भी और ग्राफ भी प्लॉट किए होंगे कि जब भी आप चार्ट या ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए दैट यू एक्चुअली प्लॉट इन दैट ग्राफ और चार्ट। तो वो सीरीज ऑफ डेटा या डेटा सीरीज दैट यू प्लॉट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम नंबर ऑफ फंक्शंस ओवर देयर इन पाइथन लाइब्रेरीज। पाइथन में कई सारी लाइब्रेरी हैं, जो एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको अलग अलग सीरीज जनरेट करके देते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की सीरीज हैं वो आप जनरेट कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड होती हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह की सीरीज है वो उससे जनरेट कर सकते हैं। उसमें जैसे यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे कोई डेटा और वाई एक्सिस पे कोई सीरीज है वो प्लॉट करते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है या सीरीज ऑफ पॉइंट्स आप जैसे ये इस तरह से आपने पॉइंट्स हैं ये प्लॉट किए हैं। उसके बाद लाइन, क्योंकि ये लाइन ग्राफ है तो इस तरह से ये पॉइंट्स ज्वाइन हो जाते हैं।
तो ये जो पॉइंट ज्वाइन किए हैं, हर पॉइंट क्या है आपका, एक एक्स लेबल है और एक एक्स का पॉइंट है, एक वाई का पॉइंट है. सो इट इज़ ए सीरीज ऑफ एक्स एंड वाईज. तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक एक्स की तरफ एक आपकी सीरीज है और एक वाई की तरफ सीरीज है. ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ हैं, ताकि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस रहे. ये और ये मिलके एक पॉइंट बनाते हैं, ये और ये मिलके नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं. ठीक है ना. मान लो मैं इस तरह से लूँ, x इक्वल टू 1, 2, 3 और y इक्वल टू 10, 20 और 30. तो आपका पहला पॉइंट बन गया 110, दूसरा पॉइंट बन गया 220 और तीसरा पॉइंट आपका बन गया 330. तो ये 3 पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिए और उनको प्लॉट कर दिया. तो इस तरह से आपके पास ये सीरीज होनी चाहिए. ये सीरीज आप मैनुअली भी दे सकते हैं लिस्ट के फॉर्म में या टपल के फॉर्म में, लेकिन आपके पास ऐसे फंक्शंस भी अवेलेबल हो सकते हैं जिनके थ्रू आप ये सीरीज जनरेट कर सकते हैं विद स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू और सम स्टेप वैल्यू, जैसे रेंज फंक्शन में आप करते हैं. तो उस तरह से कई सारे फंक्शन जो हैं वो किस लाइब्रेरी में है, उसके लिए हम अलग से लाइब्रेरी पढ़ेंगे, दैट इज NumPy या न्यूमेरिक पाइथन. NumPy एक लाइब्रेरी है जो पाइथन में है अवेलेबल, फ्रीली डाउनलोडेबल होती है, बट ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होती है जब आप पाइथन की साइट से पाइथन डाउनलोड करते हैं. Both NumPy and Matplotlib library are not automatically downloaded like Python standard library. जो Python standard library है वो आपकी ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है पाइथन के साथ, लेकिन PyPlot और NumPy है ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होती, ये आपको सेपरेटली डाउनलोड करनी पड़ती हैं. अगर आपने पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अपना पाइथन इंस्टॉल किया है तो, डाउनलोड किया है तो. हाँ, अगर आपने कोई अलग पैकेज लिया है लाइक एनाकोंडा, तो एनाकोंडा में जो आप पैकेज लेते हैं तो आपने कभी ध्यान दिया हो जब वो पूरा पैकेज दिखाते हैं कि इसमें NumPy, ये मैटप्लॉटलिब है, आपका पैंडास है, फ्लास्क है, ये सारी लाइब्रेरीज का पूरा ये पैकेज है और ये पूरा पैकेज डाउनलोड हो रहा है. इन दैट केस आपके पास NumPy भी है और मैटप्लॉटलिब भी है. अगर आपने एनाकोंडा, उसमें स्पाइडर, जुपिटर, ये सारा पूरा एक पैकेज डाउनलोड करके देता है. वो एक अलग फंक्शन, वो अलग साइट है जो पाइथन, क्योंकि ये ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स मतलब इसका कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, तो ये ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल होता है. तो ये इंटरनेट पे मान लो मैं 10 ऐसे पैकेजेस, 10 ऐसी लाइब्रेरीज का एक पैकेज बना दूं और बोलूं कि यहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो ये सारी लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली आपके साथ डाउनलोड हो जाएंगी पाइथन के साथ. तो इस तरह से एनाकोंडा एक पैकेज है फ्रीली अवेलेबल जिसमें पाइथन के साथ साथ कई सारी लाइब्रेरी भी अवेलेबल हैं. तो ये लाइब्रेरी आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी अगर आपके पास नहीं है तो. अगर आपके पैकेज में है देन आपके पास वो डाउनलोडेड हैं, इंस्टॉल्ड हैं. चलो, NumPy से अब आप कैसे एरे जनरेट करते हैं. एरे NumPy की हेल्प से आप बहुत सारी एरे जनरेट करते हैं. एरे क्या चीज़ है? अब एरे कोई भी ऐसी सीक्वेंस है, ऐसी सीक्वेंस जिसके सारे एलिमेंट्स किसी एक टाइप के होते हैं, या तो इंटीजर टाइप के होते हैं या फ्लोट टाइप के या स्ट्रिंग टाइप के. ए सीक्वेंस और ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स. होमोजीनियस मतलब एक जैसे. ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप, इधर दे आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप और फ्लोट टाइप और इंटीजर टाइप, तो वो एरे होगी. एक लिस्ट को भी आप एरे बोल सकते हैं अगर वो आपकी उसमें होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं तो कोई भी आप ये जो NumPy है उसके थ्रू आप किसी भी सीक्वेंस को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर बशर्ते उसमें सारे एलिमेंट एक ही टाइप के होने चाहिए. तो NumPy को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट NumPy एज NP. मान लो NP ले लिया मैंने, वो शॉर्ट करने के लिए बार बार पूरा NumPy ना लिखना पड़े. NP मैंने लिख लिया. अब NP.array एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है एक एरे. मान लो मैंने A ले लिया, इसके अंदर आप कोई भी सीक्वेंस डाल सकते हैं. मैंने कोई लिस्ट ली 1, 2, 5 और 9 इस तरह से, और वो लिस्ट इसमें डाल दी L. तो ये क्या करेगा? इसको रिटर्न करेगा? इट विल कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू एन एरे एंड इट विल बी असाइन टू A. तो A मेरी क्या बन जाएगी? एक एरे बन जाएगी. अगर आप इसका डेटा टाइप भी चेक करें ना बेटा, तो डेटा टाइप चेक करने के लिए एक फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन टाइप. आपने इससे पहले भी बहुत बार यूज़ किया है. अगर मैं L का यूज़ करूँ तो क्या रिटर्न करेगा ये? इट विल रिटर्न लिस्ट. ठीक है. अगर मैं टाइप ऑफ A फिर इसको रन करूँ इस स्टेटमेंट को, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ND array. NP.ND array
np डॉट nd एरे। nd एरे का मतलब क्या है? जो एरे होती है इट कैन बी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड सो ऑन। 1 डायमेंशनल एरे कैसे होगी? जैसे ये है 1 2 3 4 5, दिस इज 1 डायमेंशनल एरे। नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, इनमें से एक चीज़ होती है, एक जीरो होती है। जैसे यहाँ पे एक ही 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे आपने मैट्रिक्स पढ़ा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह से। दिस इज 2 डायमेंशनल एरे वेर यू हैव सर्टेन नंबर ऑफ रोज एंड सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज 2 डायमेंशनल। ऐसे ही 3 डायमेंशनल एरे इस तरह से बन सकती है, जैसे वो प्रैक्टिकली पेपर पे मैं बना नहीं सकती हूँ, लेकिन आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो पहली एरे ये यहाँ पे है जिसमें ये 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट प्लेन, मान लो इसके पीछे सेकंड प्लेन है आपका, इसमें कुछ और एरे है, फिर ये थर्ड प्लेन है आपका, इसमें कुछ और एरे है। इस तरह से पहले 2D एरे, फिर उसके पीछे एक और 2D एरे, यानी जेड एक्सिस में 2D एरे, फिर उसके पीछे और 2D एरे, फिर 2D एरे, 2D एरे, इस तरह से। तो ND एरे उनका कॉमन नेम होता है ND एरे, n डायमेंशनल एरे, ठीक है। सो द टाइप ऑफ A इज, इसका मैं टाइप, अगर इस तरह की स्टेटमेंट मैंने लिखी तो ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न ND एरे। और क्योंकि ये NP आपकी नमपाई से ली गई है, तो ये नमपाई, या मैंने लिखा था NP, इंपोर्ट नमपाई एज NP, तो इट विल रिटर्न NP डॉट ND एरे। तो ये इसका टाइप ही रिटर्न करेगा। अब जो भी एरे आप नमपाई में डिफाइन करते हैं उसकी एक तो डायमेंशन होती है, डायमेंशन की, ये 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल होती है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, एरे का फंक्शन होता है, दैट इज एरे है A डॉट शेप, दिस एरे डॉट शेप, इट विल रिटर्न द डायमेंशंस ऑफ एरे A, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा? इस एरे की डायमेंशनल, अगर डायमेंशंस, अगर ये 1D एरे है तो इट विल रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मान लो एक, जैसे यही वाली एरे का एग्जांपल लें, A1 ये है और A2 ये है, मान लो ये करें तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1 2 3 4 5। इट रिटर्न्स, जो शेप होती है, इट रिटर्न्स अ टपल, एक टपल रिटर्न करेगा जिस टपल के अंदर डायमेंशंस होंगी हर एक एक्सिस के अलोंग, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कितने डायमेंशन है, वाई एक्सिस के अलोंग कितने डायमेंशन है, ठीक है। तो एक्सिस, या आप बोल सकते हैं डायमेंशन आपकी देगा पहली, अगर इसने एक्स और वाई इस तरह से रिटर्न किया, इसका मतलब एक एक्सिस, या आप ऐसे बोल सकते हैं, मान लो कोई भी वैल्यू है आई और जे, ये इमेजिनरी वैल्यू आप ले सकते हैं, ये 10 20 हो सकता है, या 30 40 हो सकता है, या 5 6 हो सकता है। इसका मतलब एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, यानी 2 एक्सिस के अलोंग इसके एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल एरे है। 3 डायमेंशनल होगी तो जैसे ऐसे 5 2 3 इस तरह से हो सकती है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, 3 एक्सिस दिखा रखी हैं, ठीक है। शेप विल रिटर्न डायमेंशंस। अगर ये 1D एरे है और उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो क्या रिटर्न करेगा ये? मान लो ये A1 है, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, ठीक है। तो A1 डॉट शेप क्या रिटर्न करेगा? 5। ये ऐसे कॉमा क्यों लगाया? इट इज अ टपल विद 1 एलिमेंट ओनली, क्योंकि इसकी एक ही डायमेंशन है और उस डायमेंशन के अलोंग कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स अलोंग 1 डायमेंशन। सो 1 डायमेंशनल एरे है ये और उसमें 5 एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं A2 करूं, A2 डॉट शेप, अब की बार A2 हमारे पास क्या है? एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? आपके 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सो इट विल रिटर्न 3 4। इट हैज 2 डायमेंशंस एंड अलोंग फर्स्ट डायमेंशन इट हैज 3 रोज एंड सेकेंड डायमेंशन है उसके अलोंग 4 एलिमेंट्स हैं। यानी जो पहली एक्सिस है, एक एक्सिस के अलोंग इसके 3 एलिमेंट हैं, दूसरे एक्सिस के अलोंग इसके 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये 2 डायमेंशनल एरे इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक डिफॉल्ट डेटा टाइप भी होता है। डेटा टाइप क्या बताता है कि एरे के हर एक एलिमेंट का साइज क्या है।
हर what the size of every element of the array, जैसे एरे, ये एरे है, इसके हर एक एलिमेंट का साइज क्या है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, जैसे ये 2 बाइट या 3 बाइट या 8 बाइट या बिट्स की फॉर्म में, तो कितना साइज, क्या साइज है, तो या डेटा टाइप आप पूछ सकते हैं, डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए डी टाइप फंक्शन होता है, डी टाइप ए डॉट, मैंने ऐसे किया A1 डॉट डी टाइप, तो ये क्या रिटर्न करेगा कि उस एरे के हर एक एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है, क्योंकि एरे क्या है, एक कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जिसमें सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम होता है, तो ये हर एक एलिमेंट का क्योंकि सेम होगा, सो इट विल रिटर्न द डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट एरे। अब वो डेटा टाइप क्या होगा, इट कैन बी int 8, int 32, int 16, आपका int 64, int 8, int 32, आपका float अंडरस्कोर, float 8, float 16 और float 32। ये होते हैं अलग अलग डेटा टाइप, अलग अलग रेंज के, ये इंटीजर के लिए, ये फ्लोट वैल्यूज स्टोर करने के लिए, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है वो आपका ये होता है, 8, 16, 32 और 64 होता है, और ये होता है आपका फ्लोट 64, फ्लोट 64 के इक्विवेलेंट ही होता है, और ये आपका डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है। जब भी आप डेटा टाइप नहीं देते हैं तब ये डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप ये होता है आपका, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आता है, ये तो हो गया एरे की क्या होता है एरे। अब ये एरेज जनरेट करता है। एरे नमपाई में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनके थ्रू आप अलग अलग एरे जनरेट कर सकते हैं। आपने एरे जनरेट कर ली, चाहे वो इंटीजर टाइप की चाहे वो फ्लोट टाइप की, और उस एरे को आप प्लॉट कर दो एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो एरे जनरेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो 2 फंक्शन यूज़ करेंगे। एक है आपका ए रेंज, स्पेस नहीं है, अरेंज नहीं है, ये एरे रेंज, जो रेंज फंक्शन आप फॉर लूप में यूज़ करते हैं वही, या आप लाइन स्पेस, 2 फंक्शन आप यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगी आपको। ए रेंज, क्योंकि ये दोनों ही numpy लाइब्रेरी के फंक्शन है, तो आपको numpy लिखना पड़ेगा, या मैंने एज np इंपोर्ट किया था तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ np.arange या np.linespace। तो np.arange अगर आप लिखोगे तो उसमें आपको आर्ग्यूमेंट के तौर पे आपको क्या क्या वैल्यूज़ देनी है, स्टार्ट वैल्यू देनी है, स्टॉप, स्टेप, और एक डी टाइप यानी डेटा टाइप। किस डेटा टाइप की एरे आपको जनरेट करनी है, इंटीजर या फ्लोट, उसमें भी int 8, int 16, फ्लोट 34, फ्लोट 32 या 64, वो सारा आपको यहाँ देना पड़ेगा। अब इसमें ये आर्ग्यूमेंट और ये आर्ग्यूमेंट, ये तीनों आपके ऑप्शनल होते हैं, आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। दिस इज मैंडेटरी। स्टॉप वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी। स्टार्ट वैल्यू आप दोगे तो वो कंसिडर कर ली जाएगी, नहीं तो 0 कंसिडर की जाएगी। स्टेप वैल्यू आप दोगे तो वही मानी जाएगी, नहीं दोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड 1। डेटा टाइप आप दोगे तो ठीक है, नहीं तो डिफॉल्ट डेटा टाइप आपका ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको कैसे कॉल कर सकते हैं, मान लो मैंने ले लिया x इक्वल टू np.arange, मैंने ले लिया 10, कोई वैल्यू नहीं दी, सिर्फ एक वैल्यू दी है। एक वैल्यू दी है तो वो आपकी स्टॉप वैल्यू है। अगर आप 2 वैल्यू दोगे तो पहली स्टार्ट और दूसरी स्टॉप, 3 वैल्यू दोगे तो पहली स्टार्ट, दूसरी स्टॉप, तीसरी स्टेप वैल्यू। अगर एक ही दोगे तो वो पहली स्टार्ट नहीं मानी जाएगी, वो स्टॉप मानी जाएगी। इन दैट केस स्टार्ट आपका 0 हो जाएगा। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक जो, और स्टेप वैल्यू क्या है 1, ये 0 से लेकर 9 तक विद स्टेप वैल्यू 1 आपकी एरे जनरेट की जाएगी और वो x में डाल दी जाएगी। अब अगर मैं प्रिंट करूं x को तो क्या प्रिंट होगा, 0, 1, 2 और अप टू 9। अब ये जो एरे होती है ना, उसमें भी हर एलिमेंट का अपना इंडेक्स होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट तक, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वो जो अकॉर्डिंगली हो जाता है लेंथ के अकॉर्डिंग। लेंथ फंक्शन भी आप लगा सकते हैं। हर एलिमेंट को वैसे ही एक्सेस करते हैं जैसे आप लिस्ट या टपल के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। मान लो इसको एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स क्योंकि 2 है तो ये इसका नाम x है, तो इट कैन बी एक्सेस्ड एज x2। x2 विल बी दिस वन, ठीक है। चलो ये आपने इस तरह से जनरेट कर ली, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। मैंने ये लिखा np.arange
और मैंने लिखा 5 10, तो इसमें 5 आपकी स्टार्ट वैल्यू हो गई और 9 तक ये जनरेट करेगा। विद स्टेप वैल्यू आपने नहीं दी तो 1, यानी 6 7 8 और 9, ये सीक्वेंस आपकी जनरेट होगी। और वो किसी न किसी में, क्योंकि ये रिटर्न करता है तो किसी न किसी में डालेगा। मान लो मैंने डलवा लिया ए में, सो ए विल बिकम दिस, सो ए इज माई एरे, इट बिकॉज इट रिटर्न्स एन एरे, तो ए मेरा बन गया एक एरे जो ये है, और उसमें हर एक एलिमेंट का इंडेक्स होता है, ठीक है, जैसे लिस्ट और टपल में होता है। दूसरा फंक्शन आपका है लाइन स्पेस, वो किस लिए यूज होता है? एरे ए रेंज आप समझ गए। अब नेक्स्ट है आपका लाइन स्पेस। लाइन स्पेस आपका यूज होता है ऐसे ही सीक्वेंस जनरेट करने के लिए, लेकिन उसमें आपके पास एक स्टार्ट वैल्यू एक स्टॉप वैल्यू होती है। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट ये लेता है, स्टार्ट, स्टॉप और एक होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। ये क्या करता है, स्टार्ट वैल्यू से लेकर स्टॉप वैल्यू तक इक्वली स्पेस्ड या इक्वली डिस्टेंट वैल्यूज जनरेट करता है। कितनी? इतनी। मतलब मान लो मैंने इस तरह से कॉल किया है, a इक्वल टू np डॉट लाइन स्पेस, और इसमें मैंने वैल्यूज दे दी हैं 5 7 17 और दे दिया मैंने 10। तो 5 से लेकर 17 तक 10 वैल्यूज जनरेट करेगा विद इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस मतलब हर दो वैल्यूज के, हर दो कंजक्टिव वैल्यूज जो हैं उनके बीच का गैप सेम रहेगा। मान लो थोड़ा और इजी लेके चलते हैं, a इक्वल टू np डॉट लाइन स्पेस 5 10 और 6, it will generate 6 values between 5 to 10 with equal space, equal gap। उन सारी वैल्यूज के जो इकट्ठी जो सीक्वेंस में होती हैं, जो कंजक्टिव वैल्यूज हैं, उनके बीच का गैप है वो सेम रहेगा। जैसे इसमें क्या जनरेट करेगा, अच्छा इसमें बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड, लोअर एंड अपर बोथ बाउंड्स आर इंक्लूडेड, मतलब 5 भी इंक्लूड होगा, 10 भी इंक्लूड होगा, और टोटल 6 वैल्यू जनरेट करेगा ये। तो 2 तो ये हुई, 4 और वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो और उन वैल्यूज का जो गैप है वो सेम रहेगा, 1 2 3 और 4, इस तरह से। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू का जो गैप है वो या इन दोनों के बीच का गैप है या इन दोनों के बीच का गैप है, दैट गैप इज सेम, दैट स्पेस इज सेम। सो लाइन स्पेस जनरेट्स equally spaced values from this lower bound to upper bound and this much number of values are generated। तो इस तरह से आप सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे इन सीक्वेंस जनरेट करने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है, आपने मान लो इस तरह से आपने सीक्वेंस जनरेट कर ली, एक A और एक B जनरेट कर ली, इस तरह से np डॉट लाइन स्पेस आपने अब की बार ले लिया 15 से लेकर 30 तक और 6 वैल्यूज ही जनरेट कर ली, ये दूसरी वैल्यू होगी। अब आप इनको प्लॉट कर दो, आपका P मान लो मैंने लिया था P, ठीक है, वो मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी से मैंने जो पाई प्लॉट मॉड्यूल था उसको ऐसे इंपोर्ट किया था एज P, तो P डॉट प्लॉट और उसमें A और B दे दिया। तो ये जो numpy है ये हमने किस लिए यूज़ किया है? सिर्फ ये सीक्वेंस जनरेट करने के लिए, अलग अलग टाइप की सीक्वेंस जनरेट करने के लिए। अब numpy में और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिससे हम एक सीक्वेंस जनरेट करके और दूसरी सीक्वेंस भी एक सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।